वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में भी आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका और ईरान के हवाले से। दुनिया की जो सियासत है वो एक बार फिर बड़े फैसलों के दहाने पर खड़ी बिल्कुल है। ऐसा है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जारी कशीदगी है उसमें अचानक एक बहुत बड़ा मोड़ सामने आया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर मुज़ाकरात के लिए आमादगी जाहिर करते हुए कहा है कि इनके नुमाइंदे इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं और वो खुद भी आइंदा किसी मरहले पर भी पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। और उनका कहना है कि ईरान को एक बहुत अच्छी डील की पेशकश की गई है और अब वक्त आ गया है कि लड़ाई खत्म की जाए। ताहम साथ ही सख्त लहजा भी इख्तियार करते हैं। मतलब एक तरफ इन्होंने मीडिएशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने की बात करें तो दूसरी जानिब फौरन ही कह देते हैं कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो बड़े फैसले किए जाएं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान एक बार फिर आलमी सिफारती सरगर्मियों का मरकज बन गया है जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के अगले मरहले की तैयारियां जारी। बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आपने बताया। और ईरान और अमेरिका के लिए जो जंग बंदी की पेशकश है, जो सालिसी का किरदार है, पाकिस्तान की सरजमीन कर रही है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी कर रही है, पाकिस्तान की मिलिट्री जो पावर है वो कर रही है। एक तरफ आपने देखा कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल तेहरान जाते हैं, दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ साहब है पीएम शिप जिनके पास है वो सऊदीया जाते हैं। लेकिन कल ये मामला होता है कि मंगल के रोज़ ही मुज़ाकरात होने थे, सब कुछ होना था, लेकिन झड़पें दोबारा शुरू हो गई हैं और आपने हरमुज़ पर दोबारा कशीदगी आ चुकी है, फैल चुकी है। इन तमाम सिनेरियो को ज़रा देखते हैं कि अब दूसरे मरहले में जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं क्या वो बेसूर साबित होंगे या फिर वो कारआमद साबित होंगे। एक तरफ हमारे साथ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तज़कियाकार हैं अहमद सग़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। अहमद साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे आ रही है आवाज़। जी अहमद साहब बताइएगा कि ये जो है सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की बात कर लेते हैं। एक तरफ वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं लेकिन फिर फौरन ही जो है वो धमकी पे उतर आते हैं। तो ये इनका रवैया खुद ही बता रहा है, साफ जाहिर है कि ये नहीं डील करना चाह रहे। तो क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं? देखें, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक सियासतदान है और साथ में एक बिजनेसमैन भी है। तो उनका आप देखें शुरू से ही एक खास किस्म का रवैया है। जब यहाँ पे पिछली दफा उनके वैसा पाकिस्तान में थे तो तब भी वो वहाँ पे इसी तरह के बयान दे रहे थे। शायद उसकी वजह उनका अपने हलके में अपने लोगों को, उन अमेरिकन को जो कि ये समझते हैं कि उनको एक सुपरमेसी हासिल है पूरी दुनिया के अंदर, उनको भी खुश रखना है ना उन्होंने। और वो अगर बिल्कुल नीचे लग के करते हैं तो फिर वो अपोजिशन, जो वहाँ की अपोजिशन है, उनका एक स्टांस है कि जी ये जंग वो हार रहे हैं या हार चुके हैं या हारने वाले हैं, तो उसको फिर तकवीयत मिलती है। लिहाजा वो किसी भी कीमत पे ये नहीं चाहते कि अपोजिशन जो है वो उनको पहले ही बहुत ज्यादा रगेद चुकी है। पहले ही बहुत ज्यादा, इस वक्त आप देखें अमेरिका के अंदर पहली दफा ऐसे हुआ है कि अमेरिकन सेनेटर्स जो है वो नेतन्याहू के खिलाफ जो है बात कर रहे हैं। पहली दफा हुआ है कि वहाँ पे लोग जंग नहीं, अमन की बात कर रहे हैं वहाँ पे। और भी बहुत सारी जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हैं और जो महफिलों के अंदर बातें हो रही हैं और वहाँ के थिंक टैंक्स जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये पहले नहीं हुआ। आज से पहले इस तरह के मामला नहीं कभी किसी ने देखे। लिहाजा ये सारा एक प्रेशर है जो डोनाल्ड ट्रंप पे है इनसाइड ना, तो उसको अल्टीमेटली इस सारे प्रेशर को रिलीज करने के लिए वो बात भी करनी पड़ती है जो पॉपुलर हो। उसकी अपनी पॉपुलैरिटी देखें बहुत से नीचे आई, वो 67% पे था, वो 31% से भी नीचे आ गया है, 27-25% पे उसकी पॉपुलैरिटी चल रही है। तो ऐसी सूरत हाल में उसके लिए नहीं है कि वो अगर ये बात ना करे, पॉपुलर बात ना करे या वो बात ना करे जिससे उसकी इस अमल को वो सपोर्ट मिले, तो फिर तो आप देखें ना, फिर तो उसका बहुत मुश्किल है, सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसको कहना पड़ रहा है कि नहीं जनाब, अगर आपने ना मानी हमारी बात तो फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी तरफ वो हाथ भी जोड़ रहा है कि जनाब मान ही लो मेरी बात, मानोगे नहीं तो मेरे लिए मुश्किल है। ठीक है अहमद साहब, आपका इनिशियल कमेंट आ गया। मैं ज़रा दूसरी तरफ हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, आयशा नुमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं वाया वीडियो कॉल। आयशा, थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम। आयशा, इस वक्त सिचुएशन आप देख रही हैं कि सिचुएशन बिगड़ भी रही है और पाकिस्तान बनाने की कोशिश भी कर रहा है।
पाकिस्तान के किरदार की तरफ तो मैं बाद में आऊँगा। इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है, अब ये मंगल के रोज़ मुज़ाकरात होते हैं, उससे पहले ही मुज़ाकरात के लिए टीम ने आने के मना कर दिया ईरान की, और दूसरी तरफ झड़पें दोबारा शुरू हो गई। क्या देख रही हैं आप इस वक्त? देखिए बिलाल, बहुत ही मुश्किल तरीन सूरत हाल है इस वक्त। सबसे ज्यादा जो है ना, ट्रम्प जो है मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल में नजर आ रहा है। अमेरिका जो कि ये क्लेम करता रहा है हमेशा से कि हम सुपर पावर है, उसको किस तरह से घुटनों तक लेकर आ गया ये सबके सामने है। और यही ज्यादा जो है वो परेशानी का मौजब भी है अमेरिका के लिए भी, खास तौर पे ट्रम्प के लिए भी। अब क्योंकि ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं वो प्रो इसराइली हैं, तो डेफिनेटली ट्रम्प अकेले खुद तो कोई फैसला कर नहीं सकते। जहां वो कोई फैसला करते हैं वहीं से नेतन्याहू का एक प्रेशर आ जाता है। लास्ट टाइम भी आपको पता होगा कि जब फेज 1 था जी जी। इस पीस डायलॉग प्रोसेस का, तब जो है नेतन्याहू की तरफ से ये क्लेम किया गया था कि डीजे वेंस जो है वो उनको प्रॉपर उस पर ब्रीफिंग करते रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्लेम था। अब जनाब हम बात करते हैं दूसरे मरहले की। आपको याद होगा लास्ट टाइम जब पीस डायलॉग हुआ था तो उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ही इसराइल पर, सॉरी लबनान पर जो है वो इन्होंने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की थी, और इसी मामले पर आकर जो है ये नुक्ता अटका हुआ था। लेकिन अब क्योंकि अमेरिका ने जो है वो बहरी नाकाबंदी कर दी है आबना हुर्मुज़ पर, जिसके बाद से जो है ये एक जो क्लैश की सूरत हाल है, या फिर जो एक कह सकते हैं कि आप कॉन्फ्लिक्ट की जो सूरत हाल है, ये अभी तक बरकरार है। अब वाहिद नुक्ता ये है, अगर अमेरिका जो है वो बैक स्टेप पे आता है तो फिर जो है ये मामला आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो बैक स्टेप पे आए। दूसरी तरफ लबनान जो है वहां पर जंगबंदी करना भी उसके बस की बात नहीं है। तो देखिए ये सारी चीजें जो है ये आपस में डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लिंक कर रही हैं। तो अब इस पीस डायलॉग प्रोसेस में पाकिस्तान का किरदार मुझे बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रहा है जैसे वो कहते हैं ना कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। तो बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान बेशक बहुत भरपूर कोशिश कर रहा है, बहुत बड़ी कामयाबी है, अमन का सफीर बनकर सामने आ रहा है पाकिस्तान। लेकिन जब तक जो दोनों फरीकैन हैं, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ अमेरिका है, ईरान है और अमेरिका है, जब तक इन दोनों की तरफ से जो है कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं होती, कोई ट्रीटी साइन नहीं होती, तब तक जो है ये तमाम चीजें बेसूद होंगी। और दूसरी तरफ इसराइल के ऊपर जो है वो नजर रखना, उसको लगाम डालना, ये भी बहुत जरूरी है। ये ना हो यहाँ से एक ट्रीटी साइन हो और दूसरी तरफ से इसराइल जो है वो कोई नया जो है वो कारनामा सरअंजाम दे। बिल्कुल। अच्छा, मैं अहमद सकीर साहब से भी एक सवाल करना चाहती हूँ। जो आबनाए हुर्मुज़ पर इस वक्त अमेरिका की तरफ से जो नाकाबंदी थी, तो ईरानी शिप को जो हाईजैक कर दिया है, तो अब जो है जो उनकी सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है एक ईरान के लिए, थोड़ी सी जो उनकी सीक्रेसी है वो अमेरिका के पास चली गई है। तो ये कितनी वल्नरेबल पोजीशन में आ गया है ईरान इस वक्त, या फिर ईरान भी रेटिलिएट करेगा? देखिए इसके ऊपर मुतज़ाद खबरें हैं, कोई हतमी खबर नहीं है कि जो आपने फरमाया है। और इससे पहले जो मेरी बहन कह रही थी, मैं उससे काफ़ी हद तक इख्तलाफ करूंगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान का जो किरदार है, जो रोल है, उसको हम मिनिमाइज कर दें और हम कहेंगे गोवा चुस्त और वो जो उन्होंने मिसाल दी है, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार एक बात कर रहे हैं कि मैं पाकिस्तान के जो मीडिएशन का रोल है इसको मैं कबूल करता हूँ और मैं चाहता हूँ वही करे। आपको पता है पुतिन ने भी कहा है पिछले हफ्ते, उसको लगा शायद दुनिया को ये लग रहा था कि पाकिस्तान अभी उस लेवल पे नहीं है कि वो टॉक्स क्रॉस सके, तो पुतिन ने और कुछ और लोगों ने भी कहा कि जी हम इसमें सालसी कर सकते हैं। तो ट्रंप ने इनकार किया। नॉट ओनली ट्रंप बल्कि जो वहाँ की जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है, उस के बेशतर लोगों ने ये कहा कि नहीं हमें पाकिस्तान ही करेगा। और उसकी वजह ये कि पाकिस्तान ने पहले प्रूव किया था कि पाकिस्तान कर सकता है। और देखिए रीजन के अंदर पाकिस्तान के रोल को आप मिनिमाइज नहीं कर सकते। अभी जैसे आपने अपने इंट्रो में खुद भी कहा कि पाकिस्तान जो है, आप देखें प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक तरफ सऊदी अरब गए हुए थे, फिर वहां से कतर गए, कतर से सीधे टर्की चले गए, फिर टर्की में जिस तरह से प्रोटोकॉल मिल रहा है उनको, दूसरी तरफ आप देखें आपके आर्मी चीफ जो है वो ईरान गए हुए थे। और एक तीसरी भी खबर थी, और वो ये थी कि आपके वजीर खजाना अमेरिका के अंदर उनकी मुलाकातें हो रही थी एडीबी के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के चीफ के साथ मिले हैं, और साथ ही आपका आईएमएफ के साथ। और आईएमएफ ने इस दफा बगैर वो जो अक्सर हमें जलील करते हैं और हमारी नाक रगड़वाते हैं, इस दफा उन्होंने नहीं रगड़वाई, बल्कि उन्होंने ये है कि
आपके जो भी हमारे जो हमारा जो मामला थे उसको जल्दी किया उन्होंने। तो ये जो अचीवमेंट्स हैं और जिस तरह से आपको सराहा जा रहा है, तो ये कहना कि नहीं हम शायर प्राय शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो चुका है, ऐसा नहीं है। हमें खींच खूंच के बीच में लाया जा रहा है और उसकी वजह यह है कि हमारी हम काबिल कबूल हैं सारे फ्री कैन के लिए। हम पे चाइना भी ट्रस्ट करता है, चाइना इसके अंदर एक ग्रंटर है। हमें सऊदी अरब भी ट्रस्ट करता है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ हमने हमेशा अपनी दोस्ती का रिश्ता निभाया है, प्रैक्टिकली भी और अदरवाइज भी। हमें ईरान भी ट्रस्ट करता है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि ईरान के साथ हमने कोई बातों वाली दोस्ती नहीं पाली हुई। ईरान के साथ हमारी दोस्ती जो है वो बिल्कुल और तरह की है। उसकी वजह यह है, आपको याद होगा कि पहले तो ये था कि उनके मिसाइल भी नहीं चल रहे थे और जो मिसाइल आ रहे थे वो सीधे अपने टारगेट पे आ रहे थे। फिर अचानक एक सिस्टम भी एक्टिव हो गया, सारा कुछ हो गया, तो दुनिया को भी पता है कि कौन कहाँ किस लेवल पे जाके जो है किसको सपोर्ट कर रहा है। सो ये नहीं हम कह सकते कि नहीं जी हम कोई पराई शादी में हम वो हुए बैठे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे उनके साथ बड़े पुराने और बड़े देरीना ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, और ईरान इस चीज को रिगार्ड करता है। ईरान इस चीज को उसको जो है ना सराहता है, और ईरान इस चीज को तस्लीम करता है कि नहीं पाकिस्तान बहरहाल ये नहीं चाहता कि मामला जो है वो खराब हो। और पाकिस्तान का एक सिंसियर, देखिए हमें क्या फायदा है, ठीक है वो उनको मार रहे हैं, वो उनको मार रहे हैं, पूरी दुनिया खराब हो रही है, ख्वार हो रही है, हम भी हो जाएंगे। हम तो पहले ही ख्वार बैठे हुए हैं, हम तो पहले ही जलील रुसवा हो रहे थे। इन सेंस के हमारे यहाँ महंगाई थी, हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन के मसाइल, हमारे यहाँ जो है वो बेरोजगारी, हमारे यहाँ और बहुत सारे इश्यूज जो है वो चल रहे थे। तो हमें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, हम तो मैक्सिमम नाक रगड़ के जमीन पे नीचे ऊपर उठे। तो बाकी दुनिया के लिए ज्यादा मसाइल थे। सो हमें कोई इतना वो नहीं था, अगर ना भी होता ये तो कोई और करवा देता। लेकिन अगर हम पे ट्रस्ट किया जा रहा है तो फिर उसको हमारे अपने लोगों को तो हमें बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत खूबसूरत बात, कम से कम एडमायर करना चाहिए ना। ये चलो एडमायर नहीं करते, अपने मुंह को सी लें, खामोश रहे, तनकीद तो ना करें। तो मजबूरी ये है कि हमारे यहाँ अपने लोग ही जो है वही शक की नजरों से देखते हैं, और उनको ही ये यकीन नहीं हो रहा कि पता नहीं हम जो है उठ भी सकते हैं दुनिया में, सर ऊंचा करके हम चल भी सकते हैं कि नहीं चल सकते, या हमारी कमर में जो है ना वो वाला खम आ गया जो अब निकल ही नहीं सकता। तो प्लीज अपने आप को अपने एनक दुरुस्त कर लें और अब उसके शीशे चेंज कर लें, क्योंकि दुनिया चेंज हो चुकी है और इस चेंजिंग वर्ल्ड में आप आज भी वो पुरानी धुंधली हनके लगा के बैठे हुए जिसमें स्वयं आपको तनकीद करने की कुछ और नजर नहीं आता। बहुत खूबसूरत बात। मैं जरा एक बात बता दूं व्यूवर्स को, पाकिस्तानी टीम यानी कि ये जो टीम है ना पूरी इस वक्त चल रही है, लड़के माशाल्लाह इतना अच्छा खेल रहे हैं कि वो कहते हैं ना कि ऑरा इतना ज्यादा हो चुका है कि आपने हरमुज खुलवा कर आ गए हैं। आयशा जरा इस पर कमेंट कीजिएगा, पाकिस्तान के ऊपर जरा आ जाते हैं, पाकिस्तान में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान ऑब्वियसली जैसे अहमद साहब ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं थी करवाना या ना करवाना, कोई और करवा देता। पाकिस्तान पर एतमाद किया गया है, पाकिस्तान को इस ट्रस्ट की निगाह से देखा गया है दोनों तरफ से, बल्कि पूरी दुनिया की तरफ से कि पाकिस्तान की सरजमीन पर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। कोई ना कोई स्ट्रेटेजिकली या फिर जोग्राफिकली इम्पोर्टेंस तो है ना इस पूरे मुल्क की, कि इसकी बात को भी आगे रखा जा रहा है, इसकी सरजमीन पर भी मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। और अगर ये कहीं दरख्वास्त कर रहा है किसी मुल्क से, जैसे सऊदीया से किया, ईरान से किया, दूसरे ममालिक से किया, तो वो सुन भी रहे हैं। इसमें पाकिस्तान की अहमियत क्या फील हो रही है, क्या मालूम हो रही है, ख़ासतौर पर जो लीडरशिप है दोनों तरफ, मिलिटरी भी और पीएमशिप भी? अच्छा बिलाल, देखिए मैं अहमद साहब की बात का जवाब देना चाहूंगी। शायद अहमद साहब बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए, उन्होंने मेरी बात को शायद मिसअंडरस्टैंड कर दिया। देखिए मैंने कहावत बोली थी कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। गवाह इस वक्त यकीनी तौर पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है कि दुनिया में अमन लाया जाए, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए फ्री कैन की तरफ से, तो उसमें जो अमेरिका है सबसे बड़ा फ्रीक है इस वक्त पीस टॉक का, तो वो बहुत ज्यादा उसकी तरफ से जो है वो नॉन सीरियसनेस हमें नजर आती है। और वो कैसे नजर आती है? डोनाल्ड ट्रम्प साहब के बयानात, मुतजाद बयानात सबके सामने, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि मैं क्लैरिफाई कर लूं कि आई एम नॉट क्वेश्चनिंग अबाउट द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ द पाकिस्तान, ठीक है। ये सबके सामने बिल्कुल बात वाजिया है। मैं कहूं या कोई और कहूं, ये बात बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। तो पहली चीज तो मैं ये वाजिया कर, ठीक है, पाकिस्तान भले से इस पीस टॉक को जो है कामयाब करवाना चाहता है, लेकिन अनटिल अनलेस जब तक ईरान और अमेरिका एक टेबल पर नहीं आएंगे, ये पीस टॉक जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकेगी। ठीक है, I have clarified my point. I have clarified my point. I think so कि सर अब जो है वो मेरी बात में मुत्तफिक होंगे। बिल्कुल। अच्छा, सेकेंडली आयशा आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है,
और पाकिस्तान अब कोई बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है या क्या है। अब जो है सिर्फ सारी जो अक़वाम आलम की नजरें वो पाकिस्तान पर है। माशाल्लाह पाकिस्तान जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है इस क़यादत में, देयर इज नो डाउट। अच्छा, मैं अहमद साहब से सवाल ये करना चाहती हूँ कि इस वक्त जो सेकेंड राउंड ऑफ ये पीस नेगोशिएशन होने जा रही है, इसमें क्या ये एक तरह से सीज फायर करने के लिए एक टाइम मांगा जा रहा है? क्या बैक एंड में क्या ग्राउंड इन्वेजन की कोई तैयारी है? क्योंकि ताइफ एयरबेस और यूएई दोनों तरफ ही फौजें उतार दी गई हैं, तो क्या आगे होने जा रहा है फिर ग्राउंड इन्वेजन? देखिए, हम तो तजज़िया ही कर सकते हैं बीइंग ए एनालिस्ट, चूंकि जो सबसे अच्छी बात है बतौर सहाफ़ी मैं इसको कहूँगा वो ये कि बहुत कोशिश की गई है कि जो भी मामलात हैं, जो भी पॉइंट्स हैं, इसको सीक्रेट रखा जाए, और वो अभी तक सामने नहीं आए। पूरी दुनिया सिर्फ तजज़िया कर रही है, किसी के पास खबर नहीं है। जो लोग बैठ के पहले कहा करते थे ना डयाला में ये हो गया, डयाला में ये हो गया, वो यहाँ सेरेना होटल में जो कि सड़क पार थी वहां पे जाके खबर नहीं लेके आ सके। तो तजज़िये हैं, मैं भी तजज़िया करूंगा, गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। मेरी बहन भी तजज़िया कर रही है, उनका तजज़िया गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। सो जो तजज़िया है और जो वेस्टर्न मीडिया कह रहा है वो ये, पहले तो एक चीज को समझ लें कि सीरियसनेस है। अगर सीरियसनेस ना होती तो 3 दिन पहले अमेरिकन जहाज यहाँ ना आ जाते और वो आके अपनी, जैसे उन्होंने पहले सिक्योरिटी के बंदोबस्त ये वो सारा वो किया है, वो ना कर रहे होते। और पिछली दफा याद करें, पहले ईरान आया था, बाद में अमेरिकन आए, इस बार पहले अमेरिकन आ रहे हैं, बाद में ईरानी आएंगे। तो आप ये देखें कि सीरियसनेस है, ऐसा नहीं है कि सीरियस नहीं है, दोनों फ्रीक सीरियस हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि अल्टीमेटली ईरान ने शहादतें दी हैं, ईरान ने लाशें दी हैं, ईरान ने बहुत सारा नुकसान किया है। अब अगर वो इतना भी ना करें कि तो दुनिया तो यही समझेगी ना, या उनके अपने लोग समझेंगे कि यार लेट गए हैं बस, ये वो तो डर गए हैं या कुछ। तो या अमेरिका जो है वो अगर इतना ना करे, या ट्रंप इस तरह के बयान ना दें, तो उनके अपने लोग यही समझेंगे कि ट्रंप साहब जो है बस डर गए जी, ईरान ने उड़ा दिया है उनको, अमेरिका को। सो लामहला उन्होंने अपने लोगों को मुंह भी दिखाना है, और उसके लिए उन्होंने बढ़के मारनी है। और बढ़के तभी मारता है बंदा जब अंदर से खसियाना हुआ होता है, डरा हुआ होता है। आप देखें ना पीछे उसकी रिपोर्ट उठा के देखें, जो द इकोनॉमिक फ्रंट है उसकी और इकोनॉमिस्ट की, दोनों क्या कह रहे हैं। इकोनॉमिस्ट ने वाशिकाब लफ्जों में, पिछले हफ्ते की उसकी रिपोर्ट है, हमने उसको बाकायदा बैठ के उसके ऊपर काफी सारी उसके तिया पांचा किया है मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के, कि उसमें इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि ट्रंप एक हारा हुआ इंसान है। ये बड़ी बात है कि अगर एक बड़ा जरीदा ये बात कर रहा है, और उसने कहा कि ये हारे हुए शख्स की खसियानी बातें हैं कि वो इस तरह की जो है ना वो बढ़के मार रहा है। क्योंकि जो जीते हुए लोग होते हैं उनकी जीत बोल रही होती है, उनकी बातें नहीं बोल रही होती। हाँ, जैसे हमने, आपको याद होगा, हम जब जीते थे पिछले मई में, हमने जब इंडिया को नाकू चने चुआए थे, तो हमने उनको बैठ के बढ़ के नहीं मारी। दुनिया ने देखा कि जहाज गिर गए, ट्रंप ने बैठ के बातों करता था, कभी वो 7 कर देता था, कभी 8 कर देता था, अब तो वो 11 तक पहुंच गए थे, 11 तक। ठीक है ना? हाँ, तो दुनिया ने देखा है ना, जब कोई किसी के मिसाइल गिरते हैं तो ये सारा टेक्नोलॉजी की वो है, मिसाइल उड़ता जब है तो तब भी पता होता है सारी दुनिया को कि वहां से चला है, और फिर जब वो आके गिरता है या गिरा दिया जाता है तब भी पता चल जाता है। किसके कितने जहाज गिरे दुनिया को पता है, किसके कितने ड्रोन्स गिरे दुनिया को पता है। लिहाजा सारी की सारी जंगें सारी दुनिया के सामने है। तो दुनिया को कहने की जरूरत नहीं है आपको कि मैं जीत रहा हूं या मैं हार रहा हूं, या मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये उस वक्त ही कहा जाता है जब अपने लोगों को यकीन दिलाना होगा, नहीं यार ऐसा नहीं है, तुम लोग गलत सोच रहे हो, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं। तो चीजें जो है ना वो बहुत चेंज हो चुकी हैं, और सीरियसनेस भी है। और बाकी रहेगी बात कि आपने रूमर्स में क्या होगा या वो क्या होगा। देखिए, ये वहां से चाइनीज जहाज गुजर गए, वहां से हमारे भी गुजर गए, वहां से और भी मुल्कों के जिनके गुजारने थे वो गुजर गए। लिहाजा ये कहना है कि अमेरिका ने नाकाबंदी कर दी है, वो उसको, अब उसने भी तो कहना है ना, आखिर अमेरिका ने भी तो दुनिया में अपनी फेस सेविंग करनी है। मैंने भी बंद कर दिया इसका, अगर इन्होंने नाका लगाया हुआ तो मैंने भी नाका लगा दिया। अल्लाह, सबके जहाज गुजर रहे हैं उधर से, उनके भी गुजर रहे हैं। ये तो बच्चों का खेल बनता जा रहा है, सारे लफ्जों का खेल है। ये बुनियादी तौर पे ये सारी जो है ना, ये एक जंग है ना, ये अल्फाजी जंग है, लफ्जी जंग है, और इस लफ्जी जंग में ये नफ्सियात के साथ खेला जा रहा है। इसको नफ्सियाती वार के तौर पे उन्होंने जो है ना उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया। अब जो फ्रीक नफ्सियाती तौर पे दब जाएगा या जो कौम दब जाएगी, वो शिकस्त खुर्दा तस्लीम होगी, और जो
नहीं दबेगी वो फातेह वो होगी। लेकिन बिल्कुल। आप देखिएगा मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों फ्रीक ये साइकोलॉजिकल कहेंगे, वॉरफेयर लिख ले मेरी बात, बंदा। एक बात जो मैं तजिया कर रहा हूँ ये दुरुस्त होगी, इस इन टॉक्स के बाद ये कामयाब भी हो जाएंगी, ये सब कुछ होगा और दोनों फ्रीक कहेंगे कि हम फातेह हैं। अच्छा। ठीक है, जरा आयशा की तरफ बढ़ेंगे। आयशा, अगर ये सालिसी का किरदार पाकिस्तान बखूबी निभाता है और फिर ये जंग बंदी हो जाती है, पहले शॉर्ट टर्म के लिए फिर लॉन्ग टर्म के लिए बात की जाती है, देन पाकिस्तान का इमेज जिस तरह से ऊपर गया है और एक ख़ास मखसूस टोला है इस मुल्क के अंदर जो ट्रोलिंग ये कर रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, उसकी ज़बान बिल्कुल ऐसी है जैसे भारतीय मीडिया की ज़बान है। तो ज़रा भारत की क्या इस वक्त पोजीशन होगी आगे, अगर सालिसी का किरदार अदा करते हुए पाकिस्तान कामयाब हो जाता है और जंगबंदी हो जाती है, भारत की पोजीशन और उस टोले की जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उस पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा आप। देखिए बिलाल, सबसे पहले तो हम भारत की तरफ चलते हैं कि भारत हमेशा से हमारा एक फरीक ही रहा है, ठीक है। उसको हम किसी तरीके से अपना दोस्त तो नहीं कह सकते। और हालिया जो जंग हुई उसके बाद तो जो है भारत बिल्कुल। बहुत ज्यादा हमसे परेशान है, हाँ, ठीक है, हाँ। क्योंकि उसको हर महाज पर शिकस्त हुई है। दूसरी तरफ डेफिनेटली जब कोई दुश्मन आपको कोई क्रेडिट मिलने जा रहा होता है तो उससे नाखुश होता है। और भारतीय मीडिया इस बात का मुंह बोलता सबूत है। हर रोज भारतीय मीडिया पर बैठकर जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है, हर्जा सराई की जाती है, और पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान के हाथ में जो क्रेडिट आ रहा है उसके हवाले से जो बात हो रही है वो यकीनी तौर पर सबके सामने है। बात रही दूसरी तरफ पाकिस्तान में, तो देखिए पाकिस्तान की सियासी तारीख को अगर आप उठाकर देखते हैं ना, ऐसा शायद अभी नहीं, माजी में भी बहुत दफा हो चुका है। आपको याद होगा FATF की जब बात हुई थी गुज़िश्ता दौर में इमरान खान साहब की तरफ से, तो उस वक्त भी जो है पीपल्स पार्टी का जो स्टांस था, नून लीग का जो स्टांस था वो भी सामने था। देखिए ये सियासी इख्तलाफात हैं, यही तो पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में जमहूरियत की खूबसूरती है कि जब भी कोई ऐसा कोई मूव होता है तो एक टोला जो है या एक खास तबका जो है वो उसकी यकीनन मुखालफत भी कर रहा होता है, उसमें से कुछ मीन मीखें भी निकल रही होती हैं। तो देखिए जब आपने काम करना है तो फिर आप इन सब चीजों से मावरा होकर जो है वो मुल्क की और खिदमत करते ऐसे हैं। में तो मेरे आयशा मैम, ऐसे में जो है ना फिर जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का दौर चल Exactly. चुका है ना, तो ऐसे में वो दहशतगर्दाना अज़ाइम जो है ना वो ज़्यादा कार फरमा नज़र आते हैं और वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर और ज़्यादा क्राइसिस को एस्केलेट करने की कोशिश क्राइसिस को करते हैं। क्रिएट कर एग्जैक्टली। लेकिन बात सारी ये है कि देखिए जब पाकिस्तान ये एक बहुत अच्छी मूव के लिए काम करना चाह रहा है तो फिर उसको इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसको फोकस सिर्फ अपने पीस टॉक की तरफ रखना चाहिए। ये चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम सबके सामने बिल्कुल खुलकर का आ भी जाएंगी और एक्सपोज भी हो जाएंगी। तो बिल्कुल। ठीक है, पाकिस्तान जो है जो अपना काम कर रहा है बेहतरीन तरीके से कर रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तानी लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप जो है ये सारे पीस प्रोसेस का हिस्सा है, इसके बाद पाकिस्तान का इमेज ठीक है। डेफिनेटली सफारती सतह पर, आलमी सतह पर बहुत बेहतर है। ठीक है, अहमद साहब आपसे जरा एक सवाल करना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जी, है। जी। पाकिस्तान की इस वक्त जो पोजीशन है उस पर तो हम बारहा बात कर रहे हैं। अभी ये अगर मसला हल हो जाता है, जंगबंदी हो जाती है, फिर पाकिस्तान, ईरान, चाइना और फिर उसमें आप दीगर और ममालिक को अगर शामिल करते हैं तो पाकिस्तान क्या करने जा रहा है आगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि गवादर की तरफ, फिर चाबार की तरफ, फिर टापी जो टाप हो गया है, वो तमाम चीज़ें पाकिस्तान के हक में दिखाई दे रही हैं। तो कोई ऐसा मंसूबा, कोई ऐसा मुआहदा इन फ्यूचर हो सकता है गैस पाइपलाइन का, या फिर पेट्रोल की कीमतें कम करने के लिए कोई पेट्रोल का मंसूबा, कोई ऐसा मुआहदा हो जाए जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए फ़ायदा हो? डू यू सी समथिंग? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी बहुत सारी खबरें हैं। मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ तो यहाँ पे तो आपको पता है तो अच्छी खबरें दे देना, आज ब्रेक कर दें। आज आपका दिन है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हो रही होती हैं। देखिए एक बड़ी अहम चीज है, आपको पता है आपकी ग्वादर के साथ बिल्कुल आपकी वो जो उस तरफ का जो नोज है, वो जीवानी साइट जो बिल्कुल एग्जैक्टली, हाँ, उसको एक्टिव करनी हुआ है। एयरवेज भी एक्टिव करने जा रहे हैं। उसके बिल्कुल साथ ही हरमज है ना। आप हरमज के बिल्कुल किनारे पे बैठे हैं, जैसे ही हरमज क्रॉस करके आते हैं पहले आप आते हैं और फिर आपके बाद आगे पूरा वो है। अच्छा, अब उसको एक्टिव करने का क्या मकसद? दूसरा, आपने कहा जी हम UAE का पैसा भी दे रहे हैं उनको। ऐसी कौन सी, उन्होंने तो पैसे भी मांगे आपसे और आपने कहा नहीं जी हम दे रहे हैं जी, आपको रिटर्न कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें कि उन्होंने क्या कहा है, सऊदी अरब ने $2 अरब आपके स्टेट बैंक ने कंफर्म किया है। उन्होंने कहा जी कि $2 अरब आपके अकाउंट्स में आ गया है और फर्दर $5 अरब जो है जो पहले से पड़ा हुआ था उसको वो भी रिवाइज कर दिया उन्होंने। और इस तरह, और ये जो $2 अरब है इसका वो भी नहीं होगा कि आपको हर दफा कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू करना है जिस तरह आप उनके साथ कर रहे होते थे UAE के साथ और बाकी। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है।
और इस डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। अब देखिए, आपको याद होगा जब MBS पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने ग्वादर के अंदर ऑयल सिटी का एक कॉन्ट्रैक्ट किया था पाकिस्तान के साथ। कुछ जी। 10 अरब डॉलर उन्होंने कहा था कि हम वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे ऑयल सिटी के अंदर। वो रिवाइव हो गया। ओके। अच्छा, अब अगर ऑयल सिटी ग्वादर में बनता है तो फिर ग्वादर से वो ऑयल कहाँ जाएगा? यानी जैसे ही वो हरमस क्रॉस करता है वो ऑयल सऊदी अरब का सीधा आपके पास आ जाता है और आपसे वो सीधा ऊपर चढ़ेगा। यहाँ से वो सेंट्रल एशिया में भी जाएगा, यहाँ से चाइना भी जाएगा। तो एक तो हब आप पहले से थे, मजीद आप हब बनने जा रहे हैं। अच्छा, दूसरा, अगर ईरान के साथ आपके मामला, और ईरान जैसे वो कह रहा है कि मुझ पे सैंक्शंस खत्म की जाए और अमेरिका मान लेता है, सैंक्शंस खत्म हो जाती हैं, तो आपको याद है आपका एक IPI था जिसको आई निकाल दिया है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान ईरान था पहले, अब वो सिर्फ इंडिया ईरान और पाकिस्तान रहेगा। कि ईरान से एक ऑयल की और गैस की पाइपलाइन है जो बहुत बड़ी है, जो पाकिस्तान आएगी, और जिसको जरदारी साहब ने उसका इफ्तिताह किया था। अब अगर वो रिवाइव हो जाती है तो सोचिए कि क्या गेम बन जाएगी। आपके मुल्क में तेल, वो सीधा तेल वहां से ईरान से निकलेगा और सीधा आ जाएगा कहाँ पे? आपके ऑयल सिटी के अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद सऊदी तेल भी आएगा सीधा आके, खाम तेल जो है उनको अपने मुल्क में रिफाइन करने की बजाय वो यहाँ पे लाके रिफाइनरी, यहाँ पे चीप लेबर है, सस्ता पड़ेगा उनको, और भी सस्ता पड़ेगा। सो ये सारा कुछ है, और ये एक्टिविटी आपके मुल्क में होगी। और अगर आपके मुल्क में इस तरह की बड़ी ग्रैंड एक्टिविटीज होती हैं तो उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे आएगा और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है आम आदमी तक कैसे ट्रांसफर होगा? नो डाउट पाकिस्तान इस वक्त, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक और ज्योग्राफिक पोजीशन है वो वैसे ही इतनी अच्छी है, और इसके बाद फिर इन सब चीज़ों के बाद और भी ज़्यादा पाकिस्तान को रूज अल्लाह ताला नसीब करे। आयशा मैम, आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी, इस जंग के नतीजे में आप कौन से ब्लॉक बनते हुए देख रही हैं? क्योंकि एक तरफ इजराइल, भारत और जो है फिर अब UAE से भी खतरा है, तो आप क्या समझती हैं, ये एक ब्लॉक बनने जा रहा है तो पाकिस्तान और रूस और चाइना ये सब मिला के कितने ब्लॉक बनने जा रहे हैं, और किस तरह से ये फिर आगे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा? देखिए, अभी जो हालिया जंग शुरू हुई है अमेरिका ईरान की, उसके दौरान ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मेरे नजदीक सामने आ चुका है। न्यू ब्लॉक सामने आ चुका। वो किस तरह से देखें, हर वो मुल्क जो कि क्लेम करता था, चाहे वो इस्लामी ममालिक में से हो, कि हम ईरान के साथ हैं, लफ्जी तौर पर तो आप बोल सकते हैं, लेकिन जो अमली तौर पर जो नजर आया है वो UAE का किरदार सबके सामने है। सऊदी अरब किस तरह से डील कर रहा है वो भी सबके सामने है। दूसरी तरफ तुर्की, ये वो पाकिस्तान, तो ये एक नया ब्लॉक तो सामने आ चुका है। तो ये डेफिनेटली वी आर गोइंग टुवर्ड द प्रोजेक्शन प्लान ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और अगर ईरान जो है इस जंग में फातेह बन के सामने आता है तो फिर उसके बाद जो है अमेरिका को तो हम किसी तरह से नहीं कह सकते कि वो सुपर पावर रह चुके। ठीक है, तो डेफिनेटली या तो फिर सुपर पावर रशिया होगा या चाइना होगा या फिर कोई और होगा। तो फर्दरमोर वी कैन नॉट कंपेयर। मैं यहाँ पर एक सवाल कर देता हूँ, एक आखिर में आप दोनों से एक सवाल कर देता हूँ, एक एक लाइन के जवाब होगा यकीनन। मैं सर साहब आपसे पहले, हु इज द सुपर पावर ऑफ दिस न्यू वर्ल्ड? चाइना। ओके, वेरी गुड। आयशा आप जवाब दें इसका। सेम है अहमद साहब, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करूंगी कि बिल्कुल मिलिटरीली भी और इकोनॉमिकली दोनों तरफ से चाइना को हम बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अहमद सगीर साहब भी और आयशा नोमान साहिबा भी, आपका भी। नया वर्ल्ड ऑर्डर आ चुका है, नया सुपर पावर डिक्लेयर हो चुका है, अनडिक्लेयर और बगैर बिन कहे जो है वो चीज़ें अब समझ में आ रही, दिखाई दे रही हैं। बहरहाल मुद्दा ये है कि अब मंगल के रोज़ जो मुज़ाकरात होने हैं इस्लामाबाद की सरज़मीन पर, ये अल्लाह ताला खैर आफियत से करवा दे, क्योंकि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। और मैंने आपको बताया, अभी हम लोगों ने बताया कि जिस तरह से ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को थोड़ा सा मअतल किया है, टैक्सीज़ को, बस ट्रांसपोर्ट को, इनको मअतल किया, सिर्फ सेफ्टी के लिए किया। कोऑपरेट करें अपनी हुकूमत के साथ, क्योंकि इस वक्त अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जिस पोजीशन पे ला खड़ा किया है, तो इसमें हमारी और सबकी इज्जत और हमारा ही वक़ार बुलंद हो रहा है। तो पाकिस्तान का अल्लाह हामी और नासिर हो। बिल्कुल, अल्लाह।